वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर स्टोन के रिसुई के बाद के एक्सप्लेनेशन का ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने रिसुई नहीं देखा है तो जाकर पहले वो स्पेशल एपिसोड देखो और फिर आकर इसका पार्ट 1 देखना, जिसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड पर मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक दे ही दूंगा। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसुई के बटलर फ्रेंचोस को रिवाइव करने के बाद जो कन्वर्सेशन हुई है उसे देखकर हम तुरंत ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस तरह की कैरेक्टर है। रिवाइव होने के तुरंत बाद ही फ्रेंचोस उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर पूछती है कि अगर आप लोगों में से कोई रिसुई नानामी को जानते हैं तो आप लोग मुझे जरा बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे। टैजू कहता है कि रिसुई ठीक है और हम सब लोग जानते हैं कि वो कहाँ है। दोस्तों, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रिवाइव होने के बाद उस लड़की ने क्या हो रहा है, वो कहाँ है या वो लोग कौन है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा तो बस सिर्फ रिसुई के बारे में, उसके मास्टर के बारे में। बस वो निकल पड़ती है रिसुई को ढूंढने के लिए। उस लड़की की ब्यूटी को देखकर गैन इतना बावड़ा हो गया कि वो लिटरली उसके पीछे पीछे मंडराने लगा। दोस्तों, मैं ना ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ कि जब यहाँ पर एनी में पहुंचेगी तब ये कैरेक्टर किस तरह साउंड करेगी, बट खैर यार, वो तो बात की बात है। बढ़ते हम आगे। फिर नेक्स्ट पेज से हमें पता चलता है कि रिसुई को फ्रेंचोस के नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो फ्रेंचोस की नेशनलिटी और उसका जेंडर भी भूल चुका है। बट उसे सिर्फ इतना ही याद है कि फ्रेंचोस एक कमाल की शेफ है जिसके अंदर प्योर टैलेंट भरा हुआ है। और फ्रेंचोस के वहाँ पहुँचते ही कोई भी इमोशंस या रिसुई को देखकर थोड़ा भी रिएक्ट करे बगैर वो कहती है कि बताओ तुम लोगों ने ब्रेड के नाम पर क्या बनाया है। फिर गैन से हमें पता चलता है कि वो दोनों 2 दिन से लगातार चलकर वापस विलेज पहुंचे हैं। इसका मतलब समझो तुम लोग, मुझे तो ना भाई फ्रेंचोस कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगती। या तो उसके पास कोई अबनॉर्मल एबिलिटीज हैं या तो फिर वो कोई रोबोट है, क्योंकि 2 दिन लगातार बिना रुके चलना हमारे जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। बट नेक्स्ट पेज पर तब उसके रोबोट होने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई जब उसने सेंकू का बनाया हुआ ब्रेड देखा और उसने कहा कि तुम लोगों ने जो बनाया है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से कम नहीं है, ऐसी चीज कोई नहीं खा सकता। और फिर फ्रेंचोस उनसे पूछती है कि किस तरह की स्टाइल की डिश वो बनाए। फिर सेंको और रिसुई उसे समझाते हैं कि उन्हें अपने वॉयज के लिए ऐसा खाना चाहिए जो एटलीस्ट 8 से 10 महीने तक खराब ना हो, मगर वो खाना लाइट वेट होना चाहिए और खाने लायक भी होना चाहिए। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं प्रिसाइज 10 महीनों तक खाना खराब ना हो वैसा खाना बनाऊंगी। और फिर फ्रेंचोस अपना काम शुरू कर देती है। पहले तो वो बकरी के दूध से बनाया गया बटर प्रोड्यूस करती है और फिर वो ताज़े फलों को अल्कोहल के अंदर शुगर डालकर बटर को मिक्स कर देती है, जिससे वो उन ताज़े फ्रूट्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके। ये सब हो जाने के बाद सेंकू और रिसुई उनके खुद के बनाए गए स्टोन एज के ओवन पर फ्रेंचोस का साथ देते हैं ब्रेड को बनाने में। दोस्तों, फ्रेंचोस का कैरेक्टर उस वक्त और इंटरेस्टिंग हो गया जब उसने रिसुई से ये कहा। वो कहती है, रिसुई सर, आपकी मुलाजिम होने के नाते मैं जानती हूँ कि आप इस नई दुनिया पर राज करना चाहते हैं और मैं नानामी ग्रुप को रिवाइव करने में आपकी मदद भी करूंगी, मगर हमें इस काम के लिए इशिगामी सेंकू की जरूरत होगी। बट दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि हमें उसकी जरूरत है, जबकि दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि मुझे सेंकू चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि इस दोनों में से कौन सा ट्रांसलेशन सही है। हालांकि डॉक्टर स्टोन में लव स्टोरी के होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन मैं फिर भी होप करूंगा कि वो सच हो। इससे क्या है ना कि स्टोरी और थोड़ी मजेदार हो जाएगी। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन, जब ब्रेड बनकर तैयार हो गई तो ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को फ्रेंचोस की बनाई गई ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद आई है और अब फ्रेंचोस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ब्रेड कैसे बनाना है उसके बारे में बताती है और उन्हें सिखाती है। मगर यहाँ पर हमारे सेंकू के लिए काम और बढ़ गया था, क्योंकि हमारे मेंटलिस्ट गैन ने उस सेक्सी रिपोर्टर को रिवाइवल फ्लूइड की जगह उसे जो चाहिए वो देने का वादा किया था। और अब क्योंकि उस रिपोर्टर की वजह से सेंकू और बाकियों के खाने का इंतजाम हुआ है, तो अब सेंकू को भी उस रिपोर्टर का काम करना ही पड़ेगा। और फिर तुरंत ही सेंकू ओल्ड मैन कासेकी को कॉल करता है और उन्हें इशिगामी विलेज आने के लिए कहता है। देखते ही देखते कासेकी और वो सेक्सी रिपोर्टर सेंकू के बनाए हुए स्टीम गोरिल्ला 2.0 का यूज करके इशिगामी विलेज पहुंच जाते हैं, जिसे कासेकी ने ऐसे ही टाइम पास में बैठे बैठे अपग्रेड कर दिया था। फिर सेंकू और कासेकी मिलकर उस रिपोर्टर के लिए उसका प्रेजेंट बनाना शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ा सा साइंस का ज्ञान देने के बाद सेंकू पहले तो मिरर बनाता है और फिर उसी मिरर का इस्तेमाल करके सेंकू स्टोन एज का सबसे पहला कैमरा बनाकर रिपोर्टर को गिफ्ट कर देता है, ताकि रिपोर्टर स्टोन एज को और पूरी सिविलाइजेशन की ग्रोथ को रिकॉर्ड करके संभाल कर रख सके।
और ये सही भी है यार, क्योंकि हर जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो अपने कैमरे के जरिए हर एक मोमेंट्स को कैप्चर करे। मगर हम सब जानते हैं कि सेंको अपने इन्वेंशंस को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखेगा, इसलिए सेंको ने कैमरे के साथ साथ बहुत सारी फिल्म्स भी स्पेयर में बनाकर रख दी थी, ताकि आने वाले वक्त में वो लोग हॉट एयर बलून से फोटोज खींच सके। मगर ये सब सुनकर रिपोर्टर खुश नहीं होती, क्योंकि उसने कैमरा अपने लिए मांगा था। बट इस छोटी सी चीज को लेकर नाराज होने के बजाय रिपोर्टर उन्हें बस रोते हुए इतना ही कहती है कि एटलीस्ट उसे न्यू वर्ल्ड की फर्स्ट फोटोग्राफ लेने दिया जाए। और यहाँ पर रिसुई सजेस्ट करता है कि फर्स्ट फोटो के लिए मॉडल इशिगामी सेंको को बनना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब रिसुई अपना खुद का म्यूजियम शुरू करेगा जहाँ पर स्टोन एज का इतिहास रखा जाएगा, तब वो चाहता है कि सेंको की फोटो भी वहाँ पर रखी जाए। और ऑफ कोर्स रिसुई की बात सुनकर सेंको बिल्कुल भी राजी नहीं होता है, मगर फिर भी रिसुई और फ्रांचोस उसके साथ जबरदस्ती करके ओल्ड मैन कासेकी के कपड़े जो स्टीम गोरिल्ला 2.0 में पड़े थे वो लेकर सेंको को पहनाकर फोटो शूट के लिए रेडी करने की कोशिश करते हैं। बट सेंको बिल्कुल भी राजी नहीं होता इसके लिए। मगर इन सब के बाद भी वो किसी तरह स्टोन एज की पहली फोटो सेंको की लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखता है कि सेंको और रिसुई हॉट एयर बलून से अपने नए कैमरे से फोटोज लेना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग ऑयल फील्ड्स को ढूंढ सकें। मगर ये काम उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा, क्योंकि एक बार ठंड शुरू हो गई तो पूरा लैंडस्केप बर्फ से ढक जाएगा और ऐसे में वो कहीं पर भी ऑयल फील्ड्स को नहीं ढूंढ पाएंगे। एक तरफ जहाँ टाइजू और बाकी की फार्मिंग टीम अपने गेहूं की फसलों को काटने में बिजी है, तो वहीं दूसरी ओर रिसुई और फ्रेंचियो स्टोन एज के सबसे पहले 3 स्टार रेस्टोरेंट को खोलने की तैयारी कर रहे थे। और फिर देखते ही देखते फ्रेंचियोस उन बलून से लिए हुए फोटोज के जरिए रिसुई के 3 स्टार होटल के लिए सुइका और कोहाकू की मदद से धीरे धीरे खाना ढूंढने में लग जाते हैं। मगर उन्हें दूसरी डिशेस बनाने के लिए ब्लैक मशरूम्स की भी जरूरत थी। मगर जब कोहाकू उन एरियल फोटोज को देखती है तब उसे कुछ मिलता है। अब क्योंकि कोहाकू की आईसाइट वहाँ मौजूद सभी लोगों से बेहतर है, तो वो लोग कोहाकू पर विश्वास भी कर सकते हैं। बट फिर भी ब्लैक मशरूम को सिर्फ फोटोग्राफ्स के जरिए ढूंढना इज टू मच। और जब फोटो को ध्यान से देखा गया तब थोड़ा अजीब लगा उन्हें, क्योंकि फोटो में तो सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिख रहा था, बट उसे अगर स्केल करके इमेजिन किया जाए तो उसका साइज लगभग एक छोटी रिवर जितना होता है, जो टोटली अननेचुरल था। बट फिर उस वक्त सेंको और रिसुई को लगता है कि हो सकता है कि वो पूरी ऑयल फील्ड हो। यह पता चलते ही सारे लोग उस ऑयल फील्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ्स इतनी क्लियर नहीं है जितनी आज के ज़माने में होती है। इसलिए उसकी लोकेशन कहाँ है ये उन्हें सिर्फ आइडिया लगा कर ही ढूंढना होगा। इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग ऑयल फील्ड्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। एक तरफ सुइका और फ्रेंचियोस अपने रेस्टोरेंट के लिए इंग्रेडिएंट्स जमा करने में जुट जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सेंको और बाकी सारे लोग ऑयल फील्ड्स को ढूंढने में बिजी होते हैं। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मैन पावर होने के बावजूद भी सेंको और उसकी टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो जगह कहाँ पर है। वो सब लोग डेस्परेट होने लगते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा और अगर एक बार बर्फ गिरी तो उनके लिए उस जगह को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। और इस बार तो सेंको भी उनसे अलग नहीं था, मगर वो समझता है कि कुछ ऐसा है जो उनसे छूट रहा है। उसे लगता है कि जिस जगह पर उन्हें बोर्स का झुंड मिला हो सकता है कि वहीं पर कहीं ऑयल हो। वो याद करने की कोशिश करता है कि सन 1872 में जापान में सागरा ऑयल फील्ड्स को कैसे ढूंढा गया था। सेंको समझाता है कि उस वक्त वहां रह रहे लोगों को एक बार एक जंगली सूअर कीचड़ में खेलते हुए मिला था, मगर वो लोग समझ नहीं पाए थे कि उसके ऊपर ऑयल कहाँ से आया। उनके लिए सारा अजीब था, तो इसलिए वहां के लोगों ने उस जंगली सूअर का पीछा किया, जो उन्हें ले गया सीधे सागरा ऑयल फील्ड्स तक। इन सब के बाद सेंको तेजी से विलेज की ओर बढ़ता है, जहाँ फ्रेंचियोस रेस्टोरेंट के लिए एक सूअर का स्ट्यू बनाने जा रही थी। दोस्तों यहाँ पर तो चैप्टर खत्म होता है, बट नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखता है कि सुइका उस डुक्कर से बातें कर रही थी समाव। उसके मुताबिक वो जिस जगह पर खेलना बेहद पसंद करता है वहीं पर काला सोना मौजूद है, यानी ऑयल फील्ड्स। और जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तब सेंको खुद को श्योर करने के लिए उस पूडल में आग लगा देता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि उन्हें एनर्जी का वो सोर्स मिल गया है जिसके जरिए वो लोग दुनिया के उस पार जा सकेंगे। दोस्तों आमतौर पर तो मैं नहीं कहता हूँ, मगर सिर्फ इस बार कहूँगा कि यहाँ से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप वंचित ना रह जाएं, क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस बार बार लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना,
नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आपके पास कोई सजेशन हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।